आज है 12 अक्टूबर और हम शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला है नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस। इसका पहले नाम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिसर्च था, जिसको 1995 में लाबासना ने सेटअप किया था। ठीक है, बाद में इसको कुछ नया मैंडेट देकर इसका नाम चेंज कर दिया गया 2014 में। और इसका जो हेड ऑफिस है वो न्यू दिल्ली में है और रीजनल ऑफिस ये कह सकते हैं जहाँ से रजिस्टर्ड है वो मसूरी में। और इसका जो फोकस रहता है वो गुड गवर्नेंस पर, पॉलिसी रिफॉर्म पर, ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग पर। इसमें हम जो हमारे कई मित्र देश हैं उनको उनके जो पार्टिसिपेंट आते हैं उनको भी हम लोग ट्रेन करते हैं। अभी जैसे इसमें 15 देशों के जो कैंडिडेट्स आए थे उनको भी ट्रेन किया गया था। उसके बाद है सेकंड यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड जियो स्पैटिकल इंफॉर्मेशन कांग्रेस। ये हैदराबाद में हो रहा है। ठीक है, इसकी थीम है जियो इनेबलिंग द ग्लोबल विलेज, नो वन शुड बी लेफ्ट बिहाइंड। ठीक है, और जो पहला UNWGIC हुआ था वो 2018 में हुआ था। ये हर साल 4 साल पर होता है। ठीक है, पहले 2018 में होता है, उसके बाद अब 2022 में हो रहा है। पहला वाला चाइना में होता है, दूसरा वाला इंडिया में हो रहा है। ठीक है, और यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड जो स्पेटिकल इंफॉर्मेशन कांग्रेस की बात करें तो इसको जो यूनाइटेड नेशन की ग्लोबल स्पेटिकल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट है वो कन्वीन कराती है और इसको ऑर्गेनाइज कराता है UNDISA, यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स। ठीक है, फिर है साइबर नाइफ। साइबर नाइफ एक साइबर नाइफ सिस्टम है जिससे नॉन इन्वेजिव ट्रीटमेंट किया जा सकता है कैंसरस और नॉन कैंसरस ट्यूमर का। ठीक है, इसमें रेडिएशन थेरेपी का इस्तेमाल करते हैं और ये मतलब पूरे बॉडी में कहीं भी ऐसी सिचुएशन या होता है तो उसको ट्रीट कर सकता है। ठीक है, वो चाहे लंग्स में हो, ब्रेन में हो, स्पाइन में हो, हेड नेक या लीवर, पेंक्रियाज, किडनी कहीं भी हो, उसको ये ट्रीट कर सकता है। और ये एक तरह का अल्टरनेटिव सर्जरी का रूप ले रहा है। इसमें फ़ायदा ये है कि ये पेशेंट्स को क्विक रिलीफ दे सकता है। और जैसे कुछ पेशेंट होते हैं जिन पे सर्जरी करना थोड़ा मुश्किल होता है या जो ट्यूमर है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो उसको भी ये ट्रीट कर सकता है, उस पर भी इसका यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद जो प्रेजेंट हमारे CGI हैं UU ललित जी, इन्होंने DY चंद्रचूड़ जी का नाम रिकमेंड किया है नेक्स्ट CGI के लिए। नेक्स्ट CGI है मतलब 50वें CGI होंगे इंडिया के। और DY चंद्रचूड़ जी के पिताजी भी CGI थे, वो 16वें CGI थे और एक तरह के वो अपने आप में लॉन्गेस्ट सर्विंग CGI रहे हैं। शायद 6-7 साल का उनका टेन्योर था। ठीक है, फिर है द एजुकेशन 4.0 इंडिया रिपोर्ट। इसको रिलीज़ किया है WEF, यूनिसेफ और युवा ने। ठीक है, इसमें जो बेसिक चीज़ बात की गई है स्कूल टू वर्क ट्रांजिशन की, मतलब कैसे चीज़ें डिस्कनेक्टेड हैं कि जो हमारे जो एम्प्लॉयर होते हैं मार्केट में वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि जो नया एम्प्लॉय आता है उसमें क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद IMF की रिपोर्ट है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। ठीक है, ये अक्सर GS में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक कौन रिलीज करता है तो IMF करती है। इसमें इन्होंने इंडिया का जो ग्रोथ है उसको प्रोजेक्ट किया है 6.8% 2022-23 के लिए, मतलब प्रेजेंट ईयर के लिए। ठीक है, वर्ल्ड बैंक ने भी 2022-23 के लिए प्रोजेक्ट किया था इंडिया का ग्रोथ 6.5%, RBI ने प्रोजेक्ट किया है 7%। ठीक है, IMF का और सारे रिपोर्ट्स रिलीज करती है जैसे ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, फिस्कल मॉनिटर, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, रीजनल इकोनॉमिक आउटलुक, मैनेजिंग डायरेक्टर्स, ग्लोबल पॉलिसी एजेंडा। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जो है RBI भी पब्लिश करती है। ठीक है, वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट है और IMF का जो है ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट है। ठीक है, फिर है कारिश और काना। ये दोनों गैस फील्ड हैं मेडिटेरियन सी में जिनके पीछे डिस्प्यूट चल रहा था इसराइल और लेबनान का। अभी एक एग्रीमेंट हुआ, उसमें डिसाइड हुआ कि कारिश फील्ड जो है, कारिश गैस फील्ड वो इसराइल के पास जाएगी और काना गैस फील्ड जो है वो डिवाइड होगी, पर उसका जो कंट्रोल होगा वो लेबनान के हाथ में होगा। ठीक है, ये सिर्फ जो इनका मेरीटाइम बाउंड्री था उसको लेकर डिस्प्यूट अभी उस पर एग्रीमेंट हुआ है। इनकी जो लैंड डिस्प्यूट है, लैंड बॉर्डर डिस्प्यूट, उसको लेकर अभी एग्रीमेंट नहीं हुआ। उसको ब्लू लाइन कहते हैं, जिसको UN ने ड्रॉ किया था 2000 में। ठीक है, जब इनके बीच में डिस्प्यूट चल रहा था उस समय ये ब्लू लाइन जो खींची गई है इस दूसरे वाले मैप में ये वही है। ठीक है, फिर है ड्रैगन फ्लाई रोटरक्राफ्ट, जिसको नासा लॉन्च करेगा साल क्रेटर को पढ़ने के लिए। साल क्रेटर टाइटन पर है। टाइटन जो है सैटर्न का सबसे बड़ा मून है, सबसे बड़ा चंद्रमा है। ठीक है, सैटर्न मतलब शनि ग्रह। स्ट्रीट फास्ट मून ये एक तरह की न्यूक्लियर एक्सरसाइज है जिसको नाटो कंडक्ट करता है। ठीक है, नाटो का मतलब है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये एक तरह का मिलिट्री अलायंस है जो नॉर्थ अटलांटिक के आसपास देश हैं। ठीक है, उनका एसोसिएशन है, उनका अलायंस है। इसका हेडक्वार्टर ब्रसल्स में है, ब्रसल्स बेल्जियम में। ठीक है, इसमें 30 मेंबर हैं अभी तक। और
ये इसकी शुरुआत हुई थी वेस्टर्न यूनियन से। सबसे पहले फ्रांस और यूके का एक ट्रीटी हुआ था, ठीक है, वर्ल्ड वॉर के बाद, वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद। उसके बाद इन लोगों ने और भी कंट्रीज़ को जोड़ा था वेस्टर्न यूनियन ट्रीटी के द्वारा, जिसको ब्रसेल्स ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। और फिर इन्होंने यूएस, मतलब जो अक्रॉस अटलांटिक थे उनको भी शामिल किया इसमें, यूएस को शामिल किया। और उसके बाद नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी, जिसको वॉशिंगटन ट्रीटी कहते हैं, 1949 में साइन की गई थी। यही बेसिस है नाटो का। ये नाटो मेंबर कंट्रीज़ हैं, ठीक है, कनाडा, यूएसए, नॉर्थ अमेरिका से, और बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, इवन टर्की भी, ठीक है। उसके बाद ये टाइमलाइन है, इसमें दिखाया गया कि कब कब कौन कौन सी कंट्रीज़ आई हैं, मतलब कौन कौन सी कंट्री इसका हिस्सा बनी है नाटो की, ठीक है। इसमें बाकी कई इनके एसोसिएट मेंबर्स भी हैं जिनसे इनकी अच्छी बात चलती है, कह सकते हैं, ठीक है। जैसे पाकिस्तान है, ऑस्ट्रेलिया है, उधर कोलंबिया है, ठीक है। ऐसे कई सारे देश हैं जिनसे जो मेंबर नहीं हैं, पर वो एक तरह से इनके पार्टनर्स हैं, ठीक है। तो ये थे आज के हमारे करंट अफेयर्स। सुनने के लिए धन्यवाद।